तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का इस डिजिटल क्लास में मैं एम.के. निठारवाल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने 12th एनसीईआरटी पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स थे, 4 ग्रुप के एलिमेंट्स, उनका जनरल इंट्रोडक्शन, उनकी उपलब्धता, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अधिकतम सह संयोजकता क्या होती है, उसके बारे में जानकारी ली थी। इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और 12th एनसीईआरटी के जो चारों ग्रुप हैं, उन चारों ग्रुप को एक साथ तुलना करते हुए फिर इनकी स्टडी करते हैं। तो उसमें कुछ परमाणु गुणधर्मों का मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूँ। उनमें सबसे पहला जो परमाणु गुणधर्म है वो है परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार में आप देखिए कि जैसे ही हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा हर बार एक नया कोष जुड़ता जाता है जैसे ही हम वर्ग में नीचे वाले तत्व के पास पहुंचते हैं। हीलियम के पास केवल हीलियम के पास केवल एक ही कोष था, नियोन के पास 2 कोष में इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास 3 कोषों में इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टॉन के पास 4 कोषों में इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे समूह में नीचे जाओगे, नया कोष जुड़ने से कोषों की संख्या बढ़ेगी और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ना चालू कर देगा। तो यहाँ जो परमाणु आकार है वो सभी समूहों में, चाहे से ग्रुप 15 हो, चाहे से ग्रुप 16 हो या 17 हो या 18 हो, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ रहा है। और परमाणु आकार बढ़ने का जो कारण हमें देना है वो कारण हमें देना है कि हर बार एक नया कोष जुड़ रहा है। ठीक है। वैसे तो नीचे जाने पर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक में आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींच करके परमाणु को छोटा करेगा। बट प्रोटॉन बढ़ने के साथ, यानी नाभिक में आवेश बढ़ने के साथ बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से एक नया ही कोष लाना पड़ा। नया कोष लाना पड़ा तो नाभिक के आकर्षण से जो कमी हो रही थी उसकी तुलना में वहाँ जो वृद्धि हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई। समझ में आ रही कहानी? बीच में नाभिक है, बाहर कोष है। अब पहला कोष जो है, जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे पहला कोष पास आता जाएगा, तो पहले कोष की त्रिज्या तो कम होती जाएगी, लेकिन पहले कोष के साथ आपके पास नया कोष आकर के जुड़ गया तो अब एक कोष नहीं 2 कोष तक परमाणु की त्रिज्या होगी, फिर 3 कोष तक परमाणु की त्रिज्या होगी। तो निसंदेह जैसे जैसे समूह में नीचे जाते हैं, एक पर्टिकुलर कोष आप ले लो, जैसे पहला कोष ले लो आप, तो हीलियम के लिए जो पहले कोष का आकार है उसके तुलना में नियोन के लिए जो पहले कोष का आकार है वो कम आएगा। लेकिन नियोन में एक ही कोष नहीं 2 कोष तक हमें आकार को काउंट करना है, तो फिर वो हीलियम से ज्यादा आ जाएगा। तो ये वाली इसकी कहानी है। तो विकल्प को देखे, विकल्प को देकर के तय करें कि कौन सा आंसर देना है। दोनों विकल्प एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो मोस्टली तो हमें क्या बताना है कि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ने से परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि इन समूहों में जब ऑक्सीजन से सल्फर, यानी पहले सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जा रहे हो, नाइट्रोजन से फास्फोरस के पास जा रहे हो, फ्लोरीन से क्लोरीन के पास जा रहे हो, तो यहाँ जो आकार में वृद्धि होती है, ये जो आकार में वृद्धि हो रही है, ये आकार में वृद्धि सर्वाधिक है। ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर जो आकार में अंतर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद जो आकार में अंतर आता है वो कम होता जाता है। तो सर्वाधिक अंतर हमें मिलता है प्रथम और दूसरे सदस्य के आकार में। और इसके पीछे ऐसा ही यहाँ भी होगा, इसके पीछे जो रीजन बताया जाएगा वो रीजन हमें क्या बताना है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के आकार में जो अंतर है वो ज्यादा है, वो ऐसा है जो गणनीय है। ऑक्सीजन सल्फर के आकार में अंतर है वो गणनीय है। अब यहाँ का जो आकार है, आकार में अंतर है वो ज्यादा है, लेकिन फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच में जो आकार था, इनके आकार में अंतर कम हो गया, आगे भी कम हो गया। और इसका कारण हमें क्या बताना है? उसका कारण हमें बताना है कि यहाँ तक नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, यहाँ तक एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं आता था, लेकिन जैसे हम आर्सेनिक के पास जाएंगे कुछ डी इलेक्ट्रॉन्स आना चालू कर देंगे। एंटीमनी के पास जाओगे तो भी पहले कुछ डी इलेक्ट्रॉन्स आना चालू हो जाएंगे। बिस्मिथ के पास जाओगे तब तो डी और एफ दोनों ही आना चालू हो जाएंगे। तो ये जो भारी तत्व हैं, इन भारी तत्वों में पूर्ण भरे हुए डी और एफ कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो इनमें
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ या सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो भारी तत्व हैं उस समूह के, इन भारी तत्वों में पूर्ण पूरित डी और एफ कक्षक हैं। और डी और एफ कक्षक जो थे इनका परिरक्षण कमजोर होता है। तो परिरक्षण कमजोर होता है तो फिर वो वापस से परिरक्षित, नाभिक के आवेश को परिरक्षित तो कर नहीं पाते और नाभिक उसको पकड़ करके वापस छोटा कर लेता है। तो जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो भारी तत्व आगे हैं, इन भारी तत्वों में, समूह के जो भारी तत्व है, भारी तत्वों में क्या है, इन भारी तत्वों में पूर्ण पूरित, आप देखिएगा इनमें पूर्ण पूरित डी व एफ कक्षक, किसी में डी है किसी में एफ है, डी व एफ कक्षक उपस्थित, और डी और एफ कक्षक उपस्थित है तो इनका क्या होता है, परिरक्षण दुर्बल, जिनका परिरक्षण दुर्बल होता है, जिनका परिरक्षण दुर्बल होता है। और परिरक्षण जब इनका दुर्बल है तो इससे क्या होगा, परमाणु आकार में जो जितनी वृद्धि की हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी नहीं हो पाएगी। परमाणु आकार में, परमाणु आकार में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। जितनी वृद्धि की हम अपेक्षा कर रहे हैं उतनी वृद्धि परमाणु आकार में नहीं हो पाती है। तो ये तो हो गया हमारा परमाणु आकार से रिलेटेड मैटर। एक छोटी सी बात और थी जो थोड़ी एक्स्ट्रा है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि पहले दोनों सदस्यों के आकार में अंतर ज्यादा होता है, उसके बाद में जो आकार में अंतर आता है वो उतना नहीं आता जितनी हम उसमें अपेक्षा करके चलते हैं, उम्मीद करके चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो परमाणु गुणधर्म है इन सभी का वो ले लेते हैं और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आयनन ऊर्जा होती क्या है। 11th में हमने जब डिस्कशन किया, 11th एनसीईआरटी में जब हमने डिस्कशन किया तो 11th एनसीईआरटी में आपने ये पढ़ा कि आवर्त सारणी में कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। फिर भी मैं उसको ब्रीफली दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके लिए। ये मान लो एक परमाणु हमारे पास, उस परमाणु में ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये जो भी कोष है उन सभी कोषों में कौन है, उन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में भी इलेक्ट्रॉन है मान लो इस परमाणु में, दूसरे कोष में भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद की कोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो कोष है, जो दूसरा कोष है, ये इसका कौन सा कोष हो गया, ये इसका बाह्यतम कोष या संयोजी कोष हो गया। और इस संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो, यानी बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीले हैं। नाभिक के जस्ट पास वाली कोष के इलेक्ट्रॉनों को तो नाभिक ने मजबूती से पकड़ करके और खींच रखा है, लेकिन दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर इसका आकर्षण थोड़ा सा कम है। तो ये जो दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन है वो ढीले हैं। अब हम क्या करें, किसी भी उदासीन परमाणु में एक उदासीन और विलगित गैसीय परमाणु ले और उस उदासीन और गैसीय और विलगित परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है इसको परमाणु में से निकाल करके ले जाएं और ले जा करके अनंत पर रख दें। कहाँ रख दें, अनंत पर। नाभिक के आकर्षण से इसको छुड़वा करके, फ्री करवा करके, मुक्त करवा करके, नाभिक के आकर्षण से मुक्त करवा करके इलेक्ट्रॉन को अनंत पर रख दें। यानी ये कहें कि परमाणु में से जो ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको निकाल करके ले जाएं। इसमें जिस ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को ही हम कौन सी ऊर्जा कह देते हैं, आयनन ऊर्जा कह देते हैं। तो किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगी वो आयनन ऊर्जा है। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस पर नाभिक का जितना आकर्षण होगा उतनी ज्यादा आपको आयनन ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ये आपको पता है। तो आयनन ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने कितनी मजबूती से खींच रखा है। अब हम 1 बाय 1 इन सब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं इन सारे समूहों में। सबसे पहले मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स, इन ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2Np3। ग्रुप 16 वाले जो तत्व हैं इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2Np4।
17 वाले जो तत्व हैं इनका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2Np3 और 18वें वर्ग के जो तत्व हैं इनके संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2Np4। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए, जैसे ही आप एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो तो परमाणु का जो आकार है परमाणु के आकार में आती है कमी। नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, करिए तो वापस बड़ा हो जाता है वैन डर वाल त्रिज्या के कारण। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन। और जैसे ही परमाणु छोटा होता जाता है, छोटा होते ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। और नजदीक आ जाते हैं तो फिर उन इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन से ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़े हमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकालने में, ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसमें लगानी पड़नी चाहिए, फ्लोरीन में। तो होना तो ये चाहिए कि नाइट्रोजन से ज्यादा आयनन ऊर्जा होनी चाहिए ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये जो 15वें वर्ग के सदस्य हैं इनसे ज्यादा ऊर्जा लगनी चाहिए थी 16वें वर्ग के सदस्यों में, क्योंकि 15वें से ये छोटे होते हैं। फास्फोरस से छोटा सल्फर है, आर्सेनिक से छोटा सेलेनियम है। तो 15वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा होनी चाहिए थी कम और 16वें वालों की होनी चाहिए थी ज्यादा, क्योंकि इनका आकार छोटा है। लेकिन उल्टा होता है, ये बड़े आकार वाले हैं फिर भी इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, ये छोटे हैं फिर भी आसानी से निकाल देते हैं। इसका क्या कारण रहा होगा, तो इसका कारण ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका कारण ये है कि 15वें वर्ग के जो तत्व हैं उन सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप देखते हो, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप देखोगे तो बाह्यतम कोश के जो कक्षक है वो आधे भरे हुए हैं। तो इनका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। 15वें वर्ग के तत्वों का अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अगर इनका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो हमें पता है कि जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक स्थायी विन्यास है, और स्थायी अगर विन्यास है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण कठिन होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से, 15वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा 16वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा, लिख भी लें आप क्वेश्चन को कि 15वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा 16वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा से ज्यादा क्यों है, उच्च क्यों होती है। और उसका आंसर 15वें वर्ग के तत्वों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि एक स्थायी विन्यास है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कठिनाई से होगा। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, तो वही नाइट्रोजन का स्थायी अर्धपूरित विन्यास है। अगर 15वें 16वें की आती है तो हम NH2Np3 NH2Np4 लिखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जाता है तो फिर 2S2 ये वाला ऑप्शन जो होगा उसको हम सही बताएंगे। तो ये स्थायी अर्धपूरित विन्यास के कारण अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अधिक आयनन ऊर्जा रखते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा 15वें के कंपेयर में 16वें वालों की कम आती है। लेकिन 16वें से वापस 17वें की ज्यादा हो जाती है, और 17वें की तो 15वें से भी ज्यादा, 17वें की तो इन सबसे ज्यादा है। तो ये जो स्थायी विन्यास वाला है वो केवल परमाणु क्रमांक 1 का अंतर हो वहां तक ही लागू होता है। नाइट्रोजन का स्थायी विन्यास है तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, सिर्फ एक परमाणु क्रमांक वाले का फर्क हो वहां तक, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। फ्लोरीन से, सॉरी यहाँ 5 है, फ्लोरीन से कभी भी ज्यादा नहीं होगी, और ये 6 है, ये 6 है। नाइट्रोजन का स्थायी विन्यास है तो इसकी आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से तो ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा मत कर देना, क्योंकि स्थायी विन्यास वाला जो मामला होता है वो परमाणु क्रमांक 1 कम 1 ज्यादा तक ही चलता है, उसके आगे वापस प्रभावी नाभिकीय आवेश ये महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो ये कहानी आपके समझ में आएगी अच्छे से। ऐसे आप यहाँ देख रहे हो 18वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, 18वें वर्ग के तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अगर पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो फिर इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी यहाँ पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में अत्यधिक स्थायी विन्यास है, और अत्यधिक स्थायी विन्यास अगर ये है
तो फिर इसकी जो आयनन ऊर्जा आने वाली है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी आने वाली है, वो तो सबसे ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पूर्ण पूरित तो अर्धपूरित से भी ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए इन सब तत्वों की आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। नोट कर ले इस पॉइंट को कि उत्कृष्ट गैस के जो परमाणु हैं उनकी आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सर्वाधिक है। इस दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है? नियोन की। इस तीसरे आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है? आर्गन की। इस चौथे आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है? क्रिप्टॉन की। तो एक आवर्त में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा उत्कृष्ट गैस के परमाणुओं की है, क्योंकि इनमें स्थायी विन्यास होता है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है। तो ये तो कहानी होगी आवर्त की। और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं कि रीजन बताइए इनका, ऐसा क्यों है। तो उसका रीजन हमें बताना है कि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। मजबूती से बंधे हुए हैं, इसका सीधा सा कारण, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वहां पर अर्धपूरित विन्यास होने से जो परिरक्षण प्रभाव है वो परिरक्षण कम लगा होगा, और परिरक्षण कम लगा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने पावरफुली खींच लिया। कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर देने होते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तब तो हम ये कह देते हैं कि ये अर्धपूरित नहीं था, ये अर्धपूरित था, तो अर्धपूरित था तो ये इसका स्थायी विन्यास हो जाएगा और इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन में कहीं अर्धपूरित विन्यास नहीं हो तो फिर हम कहेंगे कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। ऑप्शन के कंपेयर में 15वें वर्ग वालों में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हुए रहते हैं 16वें वर्ग वालों की तुलना में। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो हम कहेंगे कि मजबूती से क्यों बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पर परिरक्षण कम लगता होगा। तो यहाँ स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने से परिरक्षण कमजोर होता है और परिरक्षण कम रहता है, तो जो नाभिक के आवेश है वो ज्यादा लग जाता होगा। तो ये तो हो गया आवर्त में। कैसा भी कई बार हमें ऑप्शन के आधार पर आंसर देना होता है। हमें जो आता है, जो ओरिजिनल रीजन है वो ऑप्शन में ही नहीं होता, तो फिर बाकी के ऑप्शन को देख करके हमें ऑप्ट करना है कि कौन सा वहां सही है। ठीक है, अब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलें। वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाओगे परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो वो ढीला और ढीला हो जाएगा, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर जो आयनन ऊर्जा है उस आयनन ऊर्जा के मान में लगातार कमी आती है, क्योंकि परमाणु आकार के मान में परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो परमाणु के आकार में वृद्धि होने से, समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाने से आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। ओके, तो ये पूरा खेल हो गया किसका? आयनन ऊर्जा से रिलेटेड, जो आपके चारों समूहों में ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। यहां हम किसकी बात करेंगे? विद्युत ऋणता की। तो विद्युत ऋणता में आप देखिए क्या हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें क्या ध्यान रखना है वो देखिए। तो विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? देखिए, विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर। परमाणु जितना छोटा होगा उतना वो पावरफुली उसको खींच लेगा। समूह में नीचे जाने पर परमाणु बड़ा हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है, यानी विद्युत ऋणता घटती जाती है। यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन के लिए जो विद्युत ऋणता है, उस विद्युत ऋणता का जो मान आ रहा है वो पॉलिंग स्केल पर, कौन सी स्केल पर? पॉलिंग स्केल पर इसकी वैल्यू आ रही है 3.0। फॉस्फोरस के लिए जब ले रहे हैं ये, तो फॉस्फोरस के लिए आ रहा है 2.1। कितना आ रहा है फॉस्फोरस के लिए? फॉस्फोरस के लिए 2.1 आ रहा है। अगर हम आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 2.0। एंटीमनी की बात करेंगे तो एंटीमनी के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 1.9। और बिस्मिथ के लिए बात करेंगे तो भी इसकी अप्रोक्स सेम ही है 1.9। तो नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर नहीं आता। सबसे ज्यादा जो अंतर आता है विद्युत ऋणता में वो नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी ऊपर वाले दोनों सदस्यों के बीच में आता है। ऐसे ही अगर 16वें वर्ग के तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि आकार इधर जाने पर छोटा हो जाता है, तो ये 3.50 है। क्या जाएगी इसकी विद्युत ऋणता? 3.50। सल्फर की जो विद्युत ऋणता इससे कम होगी और लगभग 1 कम होकर के 2.58।
सेलेनियम की आप बात करोगे तो ये लगभग 2.55 होगी। टेलुरियम की बात करोगे और कम हो जाएगी 2.01, और पोलोनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 1.76 है। तो ये चैल्कोजेन फैमिली के जो मेंबर्स थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे क्लियर हो रहा है कि समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता लगातार कम ही होती जाती है। एक्चुअल वैल्यू का हमें पता रखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलता है। ऐसे फ्लोरीन पॉलिंग स्केल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट और इसकी 4 आती है। क्लोरीन की बात करेंगे तो इससे कम हो जाएगी और पॉलिंग स्केल पर ये लगभग 3.2 है। ब्रोमीन की बात करेंगे तो लगभग 3 है। आयोडीन की बात करोगे तो ये लगभग 2.7 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एस्टेटिन की कम होकर के 2.2। वैसे रेडियो एक्टिव है तो इसकी इतने, पोलोनियम है, एस्टेटिन है, इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो केवल अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। हम केवल ये मानते हैं कि शायद इतनी इनकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज तक हमने यहाँ देख लिया, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता में कमी आ जाती है। और रही बात इनकी उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैसें बंद ही नहीं बनाती, तो बंद नहीं बनाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता का आकलन कैसे करेंगे। सहसंयोजक बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, यह है विद्युत ऋणता। ये कोई सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, इसलिए इनकी विद्युत ऋणता नहीं होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मैटर हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल देते हैं, और अगर ऊर्जा के पदों में इसे प्रदर्शित करेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हम 15वें वर्ग के तत्वों की, 16वें वर्ग के तत्वों की और 17वें वर्ग के तत्वों की हम कंपेयर करेंगे। 18वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमें यहाँ चेक नहीं करनी, क्योंकि 18वें वर्ग के जो तत्व थे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करते, उनका तो स्थायी विन्यास है। तो 18वें वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे तो उनकी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी भी नहीं, तो उसका डिस्कशन हमें करना भी नहीं है। ठीक है, केवल इन तीनों समूहों के लिए हमें डिस्कशन करना है। तीनों समूह में आप देखिए, जैसे जैसे आप बाईं से दाईं चलोगे, बाईं से दाईं चलने पर होता क्या है, बाईं से दाईं चलने पर परमाणु छोटा होता जाता है, और छोटा परमाणु जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब आएगा बाहर से तो वो नाभिक के क्लोज आकर के जुड़ेगा, और नाभिक के क्लोज आकर के जुड़ेगा तो ज्यादा आकर्षण महसूस करेगा वो, तो इसलिए छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जल्दी आकर के जुड़ते हैं। तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन में जल्दी जुड़ते हैं, ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन में और भी जल्दी जुड़ते हैं। अच्छा, हम 15वें वर्ग की बात करें तो 15वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी NS2 NP3 होता है, और ये भी क्या है, एक स्थायी विन्यास है। और अगर ये स्थायी विन्यास है तो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कम ही रुचि रखते हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है या इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है वो भी 0 लेते हैं हम, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। 15वें वर्ग के तत्व और 18वें वर्ग के तत्व जिनकी हमने बात की, दोनों ही वर्ग के तत्वों का स्थायी विन्यास होता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी 0 ले लेते हैं हम। इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की कभी चर्चा करते भी नहीं है और एग्जाम इसके बारे में आता भी नहीं है। हाँ, एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रीजन क्या है कि 15वें वर्ग या 18वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी 0 ली जाती है। ओके, तो उसका रीजन हम क्या बता देंगे, उसका रीजन हम ये बता देंगे कि इनका स्थायी विन्यास होता है। तो हमें जो डिस्कशन करना वो 16वें और 17वें वर्ग के तत्वों में करना है। इसमें क्लियर है, ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सल्फर की तुलना में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की रुचि ज्यादा होगी, सेलेनियम के कंपेयर में ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो रुचि है वो ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो ये तो हो गया। अब एक समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, जैसे ही समूह में ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़े परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं, नाभिक के दूर जुड़ेगा, दूर जुड़ेगा तो आकर्षण नहीं लगेगा, और आकर्षण नहीं लगेगा तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने की रुचि कम हो जाएगी। छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जल्दी जुड़ता है, बड़े परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता।
इसलिए नीचे वाली जो परमाणु होते हैं, पर अब वर्ग में नीचे जाओगे आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होने से जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उस पर नाभिक का आकर्षण कम लगेगा, अतः इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या आने वाली है, कम आने वाली। लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट अपवाद देखने को मिलता है, वो मिलता है दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में यहां पर। और इसीलिए यहां इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर आपको बहुत तगड़ा अपवाद देखने को मिलेगा। क्या अपवाद देखने को मिलता है कि दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्वों में बड़े होते हैं तीसरे आवर्त के तत्व, और आपको पता है बड़े परमाणु में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर कम ऊर्जा निकलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन बड़ा है और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने में ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर बड़ा है और सल्फर बड़ा होते हुए भी इसमें जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ज्यादा ऊर्जा निकलती है। मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है इनके कंपेयर में, बड़े होते हुए भी। ये छोटे हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जोड़ते, और जोड़ते हैं तो ज्यादा ऊर्जा नहीं निकल पाती। हाँ, उसके बाद में आप देखिए जैसे जैसे नीचे जाओगे बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। एकमात्र ये है जहां बड़े होते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान हो जाता है। समझ में आ रही कहानी? तो इस सारे तत्वों में सल्फर में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इन सब में जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो क्या कारण है कि ऑक्सीजन निकलनी ऑक्सीजन में चाहिए थी, निकलती सल्फर में है ज्यादा ऊर्जा। ऐसे ही निकलनी फ्लोरीन में चाहिए थी, निकलती क्लोरीन में है ज्यादा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसको मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ऐसा कैसा ऑक्सीजन और सल्फर पर आप लागू कर लीजिएगा। देखिए यहां पर ये दो एलिमेंट्स मैंने जो हैं उनका एक मॉडल यहां बनाया है। ये वाला जो है ये यहां पर फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है यहां पर वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, तो उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का आकार छोटा है। क्लोरीन के आप देखोगे तो पहले में 2 है, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। फ्लोरीन के दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा तो वो ध्यान दीजिए, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहां आकर के जुड़ेगा? क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन अनंत से आएगा। ठीक है, कहां से लेकर के आ रहे हैं हम? अनंत से। फ्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर के आ रहे हैं? अनंत से। और लाकर के जोड़ कहां रहे हैं? इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा तीसरे कोष में। ठीक है, और फ्लोरीन में ये जो इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा दूसरे कोष में। अब देखिए होता क्या है, क्लोरीन में जिस कोष में आकर के जुड़ रहा है वो कोष है बड़ा, फ्लोरीन के जिस कोष में आकर के जुड़ रहा है वो कोष है छोटा। अब इसके छोटे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं और इसके बड़े कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां अगर कोष छोटा है तो छोटे कोष में इलेक्ट्रॉनों को पास रहना पड़ेगा, और पास रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण उतना नहीं लग पाएगा जितना लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा है। फ्लोरीन में क्या क्या दिक्कत है वो देखिए। फ्लोरीन का परमाणु, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यही है, फ्लोरीन का परमाणु आकार लघु है। क्लियर होगी ये बात? अब परमाणु आकार लघु होने से क्या होता है? परमाणु आकार लघु होने से क्या हुआ? संयोजी कोष में बाह्यतम कोष जाता, जहां इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहा है, वहां संयोजी कोष में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण उच्च हो गया। अगर एग्जाम में आता है तो ये वाला जो पॉइंट जहां होगा उसको हम टिक करेंगे। अंतरा प्रतिकर्षण, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण उच्च है, और अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण उच्च है तो फिर नया जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन
नाभिक का नया इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण कम अनुभव करता है। कि नए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम लगता है और कम अनुभव करता है तो फिर इसमें ऊर्जा भी कम निकलेगी। अतः कम ऊर्जा का निष्कासन होगा। और ये जो ऊर्जा निकलती है इसी को तो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कम ऊर्जा का निष्कासन होता है। अच्छा, जो भी ऊर्जा निकलती है उसको हमें माइनस में लिखना होता है, क्योंकि उसमें सेपी पद होता है तो ऊर्जा को हम माइनस में लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो ऊर्जा बाहर निकली है उसको डेल्टा Eg, Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब एंथैल्पी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो यहां पर जो भी ऊर्जा निकल रही है 10 जूल 20 जूल उसको -20 -10 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। जबकि यही ऊर्जा जब क्लोरीन में निकलेगी तो क्लोरीन के लिए लिखेंगे हम डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, और मान लो ये हो गई -y किलो जूल। जो भी निकल रही है उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। अब क्लोरीन में ज्यादा निकलेगी तो इसकी वैल्यू आएगी ज्यादा, उच्च ऋणात्मक। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अगर इस तरीके से लिखा जाता है, H करके लिखा जाता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको? इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की जब बात होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक आता है, इसका मतलब उसमें निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक आएगी। अब क्लोरीन की ज्यादा ऋणात्मक आ जाएगी और फ्लोरीन की क्या आ जाएगी? कम ऋणात्मक आ जाएगी। और फ्लोरीन की कम ऋणात्मक की आई क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा था तो संयोजी कोश में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज्यादा लगा, बाह्य कोश में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज्यादा लगा, तो नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक का कम आकर्षण अनुभव कर पाया, नाभिक का कम आकर्षण उस पर लगा, और आकर्षण ही कम लगा तो ऊर्जा तो कम ही निकलनी है, क्योंकि निकलने वाली ऊर्जा तो लगने वाले आकर्षण के ऊपर निर्भर करती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए ये पूरा खेल यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करता हूं अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका बड़ी आसानी से आंसर दे पाओगे। ये सारा खेल किसके लिए? फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी से संबंधित प्रश्न आता हो तो। और जो फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए होगा वही ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी होगा। ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा ऋणात्मक है, इसमें ज्यादा ऊष्मा निकलती है, ज्यादा माइनस में है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और उसका कारण है कि ऑक्सीजन छोटा था तो पूरा खेल जो भी हमने देखा वो यहाँ हम लिख देंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्लोरीन में निकलेगी। क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन का ही नंबर आएगा, फ्लोरीन के बाद में ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद में आयोडीन। आवर्त सारणी का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्लोरीन में निकलेगी, सबसे कम ऊर्जा किसमें निकलेगी? आयोडीन में निकलेगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये जो है ये क्या है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, नेगेटिव में सबसे ज्यादा इसकी है और सबसे कम आयोडीन की होगी। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने बात की एटॉमिक साइज की, इसमें हमने बात की है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की, बात की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी एटॉमिसिटी जो थी, उसकी कैटेनेशन पावर क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है वो क्या आती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।